हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है शाश्वतपुरी। तो आज मैं दोबारा आ गया हूँ आप सबके सामने नया लेक्चर लेके कंपोजिशन स्कीम का। हम आज लेक्चर नंबर 3 से चालू करेंगे कंपोजिशन स्कीम के। उससे पहले हम जल्दी से ये जान लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। इन शॉर्ट, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे उसमें, ठीक है। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि कंपोजिशन स्कीम की नीड क्या है, कि नीड क्या है। लेजर पेन मेरा ये रहा, ठीक है। कंपोजिशन स्कीम की नीड क्या है। यहाँ पर मैं बहुत खुश था, उसके बाद मैं उदास हो गया। सरदर्दी कम कर दी मेरी, जो कि ज़्यादा कंप्लायंस थे। उसको बोला कि आप सिंपल प्रोसीजर, सिंपल कंप्लायंस करो तो भी आपका काम हो जाएगा, जिसमें आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। इस सिंपल कंप्लायंस को हम प्यार से बोलते हैं कंपोजिशन स्कीम, ठीक है। ये हमने समझा था। उसके बाद हमने कंसेप्ट नंबर 2 में क्या समझा था। कंसेप्ट नंबर 2 में हमने ये समझा था कि टाइप्स ऑफ सप्लाई, दो टाइप्स ऑफ सप्लाई है, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल। टैक्सेबल के अंदर चार चीज़ें आती है, चार्जेबल, जीरो रेट, नील रेट एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई, ठीक है। और नॉन टैक्सेबल अलग। चलो, ये हमने पढ़ा था। समझा नहीं रहा, देखो हमने समझ लिया इस चीज़ को। बाकी मैं बार बार क्या बोलूँ, अगर किसी को डाउट है तो पीछे वाले लेक्चर में जाके देख लो। और यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, मुझे लगता है इससे भी आपको समझ में आ जाएगा। चलो, हाँ। एग्रीगेट टर्नओवर का हमने मतलब समझा था। एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, ठीक है। और एग्रीगेट टर्नओवर इन स्टेट में क्या आता है, चार चीज़ें आती है दोनों में, ठीक है। यहाँ पे टर्नओवर एज होल की बात करी जा रही है, पूरे ऑल ओवर इंडिया की। यहाँ पर इन स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है, यूटी या फिर स्टेट की बात हो रही है, ठीक है। ये हमने बताया। इसमें क्या नहीं आता है, दोनों में क्या नहीं आता है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने क्या देखा था, हमने यहाँ पे बस ये बात करी थी कि आईटीसी नहीं मिलता, कंपोजिशन डीलर को भी नहीं मिलता, और जो कंपोजिशन डीलर के साथ डील कर रहा है उस रिटेलर को भी आईटीसी नहीं मिलेगा, या उस पर्सन को भी, रिटेलर ना बोलूँ तो उस पर्सन को भी आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। किस पर नहीं मिलेगा, उस इनपुट पर नहीं मिलेगा जो इनपुट उसने कंपोजिशन डीलर से ली है, ठीक है। अगर ये रजिस्टर्ड है, अगर ये रजिस्टर्ड है ये बंदा, तो अगर इसने किसी रजिस्टर्ड पर्सन से ही लिया है जो कि सीडी नहीं है, कंपोजिशन डीलर नहीं है, वहाँ से उसको आईटीसी क्लेम मिल जाएगा। लेकिन अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन कंपोजिशन डीलर से इनपुट ले रहा है तो उस इनपुट पर इसको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, उस इनपुट पर इसको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा जो मैं बोल रहा हूँ। नहीं समझ आया तो आप मेरे पुराने लेक्चर देख सकते हो, या मुझे कमेंट सेक्शन पे या फिर मेरे नंबर पे जो कि डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, मुझे मैसेज कर सकते हो। चलो, आगे बढ़ता हूँ मैं। देखो, नेक्स्ट क्लास में हमने क्या, पिछली क्लास में हमने क्या क्या कर लिया था, उसके उसके बाद हम यहाँ तक पहुँचे थे। हमने कंपोजिशन लेवी के बारे में समझना चालू कर दिया था, के बारे में जो लिखा है लॉ में वो हमने समझना चालू कर दिया था। यहाँ पर सबसे पहले हमने कल बात करी थी, कल नहीं, बहुत टाइम हो गया सर, आप तो आते नहीं हो, आप तो भूल जाते हो, कोई बात नहीं, अब आ गया ना। हाँ, देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने पढ़ी थी यहाँ पर, ठीक है। कि कंपोजिशन स्कीम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, देखो, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज नॉट एक्सीडिंग 1.5 करोड़ में ऑप टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी। हमने पढ़ा था, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन, फॉर एग्जांपल मैं, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में, अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, इसकी बात नहीं हो रही, पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, 1.5 करोड़ या उससे कम है, उस केस में वो कंपोजिशन स्कीम लेने के लिए एलिजिबल है। एलिजिबल है, ये स्कीम ऑप्शनल है, ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते हो, ठीक है। बात समझे मेरी। चलो, उसके बाद कुछ एक्सेप्शन की हमने बात करी थी यहाँ पर। कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट है जहाँ पर लिमिट 75 लाख होगी। 3M एट सन, 3M एट सन, ठीक है। इनकी लिमिट 75 लाख है, ये शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बताई थी, ये सारे स्टेट्स हैं, ठीक है। 3M एट सन। और देखो, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, हालांकि ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स है, हालांकि ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट है, बट गवर्नमेंट कहती है कोई बात नहीं, स्पेशल कैटेगरी है तो क्या हुआ, इन पर हम 1.5 करोड़ की ही लिमिट लगाएंगे, इन पर हम 1.5 करोड़ की लिमिट लगाएंगे एलिजिबल होने के लिए कंपोजिशन स्कीम में, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था, यहाँ तक हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। हमने 3.5 मिनट तक ये समझा है हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। अब हम चालू कर रहे हैं इस क्लास में, हमें जो करना है वो। चलो, आ जाओ, लेट्स गो। अब यहाँ पर हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ ली थी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कंपोजिशन लेवी में आने का, कंपोजिशन स्कीम में आने का। अब हम पढ़ेंगे नोटिफाइड रेट ऑफ जीएसटी, मतलब कितना रेट ऑफ जीएसटी लगता है। मैंने बोलता ना कि 1% लगता है कंपोजिशन स्कीम में, तो 1% लगता है किस किस केस में लगता है, और मैंने बोलता 5% भी लगता है एक जगह, रेस्टोरेंट के केस में। तो वो भी हम समझेंगे कि नोटिफाइड रेट क्या है कंपोजिशन स्कीम में, क्या नोटिफाइड रेट है जीएसटी का कंपोजिशन स्कीम में, ठीक है ना, हम वो पढ़ेंगे अभी। तो चलो, आ जाओ। कहाँ गया, हाँ, पेन मेरा यहाँ पे, इधर हटाओ इसको, पहले ये रहा, ब्लू से लिखता हूँ, ये काम करता हूँ ना, इसको ब्लैक से, हाँ, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें मैन्युफैक्चरर की। मैन्युफैक्चरर की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी मैन्युफैक्चरर है जो कोई सामान बना रहा है, जो कोई सामान बना रहा है, उस पर जीएसटी का रेट क्या होगा कंपोजिशन स्कीम में, 0.5% और 0.5%, जो कि मिला के बनता है 1%।
CGST और SGST के केस में, ठीक है। और यहाँ पर टर्नओवर स्टेट या यूनियन टेरिटरी की क्या कंसीडर की जाएगी, एक मिनट को यहाँ पे मैं लिखता हूँ, टर्नओवर इन स्टेट या यूनियन टेरिटरी में क्या क्या आएगा, क्या क्या आएगा। हमने क्या पढ़ा था ऊपर, टर्नओवर में क्या क्या आएगा, 4 चीज़ें हमने पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। आप सोच रहे होगे सर ये क्या है, ऊपर हमने कुछ और पढ़ा नीचे कुछ और है, वो आपको मैं अगले कंसेप्ट पे समझाऊंगा ऐसा क्यों है, ठीक है। अभी बस आप सुनना। ऊपर हमने क्या क्या पढ़ा है, एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आता है, इन टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। यहाँ पे देखो जरा क्या क्या आता है। ऑल टैक्सेबल सप्लाई आता है, एक आरसीएम वाली सप्लाई नहीं आती है जिस पर आपको आरसीएम में टैक्स पे करना होता है, वो नहीं आएगी, ठीक है। एग्जेम्प्ट सप्लाई आएगा, एग्जेम्प्ट सप्लाई में 3 चीज़ें थी, निल रेट, होली एग्जेम्प्ट और नॉन टैक्सेबल सप्लाई। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, ये भी आता था। और इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, ठीक है, ये भी आता था। ये 4 चीज़ें आती थी, ये 4 चीज़ें आती थी एग्रीगेट टर्नओवर में। लेकिन अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, कि नीचे मैं 3 चीज़ें बोलूँगा, उसका लॉजिक मैं आपको अगले कंसेप्ट में समझाऊंगा। इस कंसेप्ट में आप उसका लॉजिक नहीं समझ पाओगे, ठीक है, समझाऊंगा ज़रूर, बता रहा हूँ मैं। तो देखो यहाँ पर जब हम टर्नओवर इन स्टेट की बात कर रहे हैं ना, टर्नओवर इन स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी की, तो यहाँ पर 3 चीज़ें आएगी, 3 चीज़ें आएगी। वो 3 चीज़ क्या है, एक तो टैक्सेबल सप्लाई, एक होगा निल रेट सप्लाई, और तीसरी चीज़ आएगी एग्जेम्प्ट सप्लाई, ठीक है। ये 3 चीज़ें हम टर्नओवर में इंक्लूड करेंगे जब हम टैक्स कंप्यूट करेंगे इसका, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाहता हूँ, टैक्स कंप्यूट करते हुए, जिसका हम एक एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे नीचे, टैक्स कंप्यूट करते हुए हमें ये 3 चीज़ें लेनी है टर्नओवर में, ये 3 चीज़ें लेनी है हमने टर्नओवर में, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे रेस्टोरेंट केटरिंग सर्विस की। रेस्टोरेंट या फिर केटरिंग या फिर मेस सर्विस, इनकी बात करेंगे अब, ठीक है। आओ, लाइन बन गई। उसके बाद याद करो, हमने सप्लाई चैप्टर, जो हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, जिसके हमने 9 लेक्चर बनाए थे, जिससे मैंने बोला था मैं आपको टाइम ज़्यादा लगा रहा हूँ यहाँ पर ताकि आगे आपको समझने में आसानी हो, बोला था मैंने। तो हमने वहाँ पर शेड्यूल 2 ऑफ पैरा 6 शेड्यूल 2 पॉइंट बी, हमने क्या पढ़ा था कि इनको हम सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। शेड्यूल 2 क्या था कि किसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे और किसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। हम पैरा 6 में ऑफ शेड्यूल 2 पॉइंट बी रेस्टोरेंट केटरिंग सर्विस थी, याद करो, रेस्टोरेंट केटरिंग सर्विस थी, उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते हैं। फॉलोइंग कंपोजिट सप्लाई शेल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, ये था पैरा 6। उसका पॉइंट बी था रेस्टोरेंट केटरिंग सर्विस। कुछ याद आ रहा है? हाँ सर याद आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मेरे लेक्चर देख लेना, याद आ जाएगा। चलो हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पर रेफरेंस भी लिख देता हूँ, एक मिनट रुको। शेड्यूल 2 पैरा 6 पॉइंट बी, ठीक है, वहाँ पर हमने पढ़ा था। तो अगर हम रेस्टोरेंट केटरिंग सर्विस की बात कर रहे हैं और मेस की बात कर रहे हैं, उस केस में नोटिफाइड रेट क्या होगा, उस केस में नोटिफाइड रेट होगा, इसको भी मैं रेट से लिख रहा हूँ, 2.5% प्लस 2.5% CGST और SGST या फिर CGST या फिर UTGST इज इक्वल्स टू 5%, ठीक है। और एक और चीज़, टर्नओवर पे ही तो हम टैक्स कंप्यूट करेंगे ना, टर्नओवर पे टैक्स कंप्यूट करेंगे ना, तो टर्नओवर में क्या आएगा, इधर भी यही चीज़ आएगी, इधर भी ऊपर वाली ही चीज़ आएगी। तो इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं, कॉपी पेस्ट। हाँ, तो यहाँ पर भी हम जब टर्नओवर कंप्यूट करेंगे ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी की, तो 3 चीज़ें आएगी, टैक्सेबल सप्लाई, निल रेट सप्लाई, और यहाँ पर जो लिखा है एग्जेम्प्ट सप्लाई, ठीक है। ये 3 चीज़ें आएंगी। इसका लॉजिक मैं आपको अगले कंसेप्ट में पक्का समझाऊंगा, पक्का प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस। चलो आगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे अदर सप्लायर, मतलब ट्रेडर। मैं इसको ब्लू से ही लिखूंगा, अदर सप्लायर, या फिर हम बोल दें इसको ट्रेडर्स। तो यहाँ पर नोटिफाइड रेट क्या होगा, यहाँ पर भी सेम है, मैन्युफैक्चरर वाला 0.5% CGST या फिर 0.5% उसके साथ SGST या फिर UTGST, दोनों मिला के कितना है सर, आप जाओ 1%, ठीक है, 1%, दोनों मिला के 1% है। लेकिन यहाँ पर टर्नओवर में क्या क्या आएगा, टर्नओवर इन स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी की क्या क्या आएगा इसमें। यहाँ पर आएगा सर सिर्फ और सिर्फ ध्यान से सुनना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आएगा टैक्सेबल सप्लाई,
यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई आएगा, यहाँ पर नील रेट नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पर एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं आएगा। ये मैंने क्रॉस मार दिया है आपको, मतलब ये दिमाग में आपके डालने के लिए, जब आप इसको पढ़ोगे दोबारा या जब आप देखोगे तो ये चीज़ नहीं है। कंफ्यूज मत होना कि सर लिखना भूल गए, यहाँ पर नहीं इंक्लूड होगा टैक्स कंप्यूट करने के लिए। लॉजिक आपको अगले कंसेप्ट में समझाऊंगा, ठीक है ना। चलो अब पहले इसको समझेंगे एक बार, ठीक है, इसको समझेंगे दोबारा से एक बार। देखो अभी तक हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, कंपोजिशन स्कीम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये हमने देख लिया। कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज नॉट एक्सीडिंग 1.5 करोड़, देन ही और शी इज एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। और कुछ स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स की हमने बात करी थी, यहाँ पर हमने एक निमोनिक बोलते हैं ना इसको, हाँ निमोनिक भी बनाया था, 3M एट सन, 3M एट सन। यहाँ पर 75 लाख की लिमिट है, लेकिन एक्चुअल में लिमिट 1.5 करोड़ की है, एक्चुअल में लिमिट 1.5 करोड़ की है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर लिमिट 75 लाख की है कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करने की, और यहाँ पर 1.5 करोड़ की है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने पढ़ी थी। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे बताओ। इसके बाद हम पढ़ेंगे नोटिफाइड रेट क्या है। चलो एलिजिबल तो तुम हो गए कंपोजिशन स्कीम के लिए, अब ये बता दो सर, ये बता दो सर, ये बता दो गवर्नमेंट, मुझसे क्या पूछ रहे हो, ये बता दो गवर्नमेंट। चलो हम कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल तो हो गए, लेकिन रेट क्या होगा, रेट क्या होगा टैक्स पे करने का। अब हम नोटिफाइड रेट की बात कर रहे हैं। नोटिफाइड रेट 3 लोगों के लिए गवर्नमेंट ने नोटिफाई की है, 3 लोगों के लिए, एक मैन्युफैक्चरर के लिए, एक रेस्टोरेंट केटरिंग या फिर मेस सर्विस के लिए, और तीसरा अदर सप्लायर के लिए। इनके अलावा मतलब ट्रेडर, इनके अलावा मतलब ट्रेडर, हम ट्रेडर की बात कर रहे हैं जब इनके अलावा बात कर रहे हैं, ठीक है। ना वो बंदा मैन्युफैक्चरर है, ना वो बंदा रेस्टोरेंट केटरिंग सर्विस में है, तो बंदा किस में होगा। सर एक बात बताओ, सर सप्लाई ऑफ सर्विस भी तो कर सकता है वो बंदा कोई और, अदर सप्लायर, उसकी बात करेंगे हम आगे, उसकी भी बात करेंगे हम आगे, उसकी भी लिमिट हम देखेंगे, ठीक है। इस क्लास में बात नहीं होगी, उसकी नेक्स्ट क्लास में बात होगी, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं, जो हम ये 3 पॉइंट्स लिख रहे हैं, मैन्युफैक्चरर की बात कर रहे हैं, दूसरी हम किसकी बात कर रहे हैं, दूसरी हम बात कर रहे हैं रेस्टोरेंट केटरिंग और मेस सर्विस की, और तीसरी हम बात कर रहे हैं, तीसरी हम किसकी बात कर रहे हैं, अदर सप्लायर की, जो कि ट्रेडर है। ट्रेडर है। मैन्युफैक्चरर के केस में कितना रेट है, मैन्युफैक्चरर के केस में कितना रेट है, 0.5% और 0.5%, सीजीएसटी के केस में और एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी के केस में, ठीक है। 0.5% और 0.5% टोटल मिला के 1%। और यहाँ पर हम टैक्स किस पर कंप्यूट करेंगे, जिस पे हम एक एग्जांपल भी सॉल्व करने वाले हैं, टर्नओवर इन स्टेट पर कंप्यूट करेंगे। और टर्नओवर इन स्टेट में 3 चीज़ें आएगी, 3 चीज़ें आएगी। क्या चीज़, नील रेट सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई, ठीक है। अगर हम रेस्टोरेंट केटरिंग सर्विस की बात करें इसके बाद, तो यहाँ पर जो रेट है 2.5% दोनों मिला के 5%। टर्नओवर इन स्टेट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम टर्नओवर इन स्टेट में क्या क्या आएगा, टैक्स कंप्यूट करने के लिए टैक्सेबल सप्लाई आएगा, नील रेट सप्लाई आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, एग्जेम्प्ट सप्लाई। इसका लॉजिक भी हम समझेंगे, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ समझाऊंगा। और बहुत सिंपल लॉजिक है, बस अभी नहीं समझा सकता, अभी एक कंसेप्ट के बाद वो थोड़ा सा और आपको क्लियरली समझ में आएगी वो चीज़, ठीक है। कि ऊपर हमने टर्नओवर इन स्टेट में 4 चीज़ें पढ़ी, ये 4 चीज़ें आनी है, यहाँ पर हम 3 चीज़ें पढ़ रहे हैं। और एग्जाम सप्लाई में तो सर आपने 3 चीज़ें और बता दी कि ये सारी एग्जाम सप्लाई में आती है, होली एग्जाम्ड, नील रेट और नॉन टैक्सेबल। समझेंगे अभी, एक समझेंगे, ठीक है, उस चीज़ को। यहाँ पे 3 चीज़ें आप याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ। और अगर हम अदर सप्लायर की बात करें, अदर सप्लायर की बात करें, जो कि ट्रेडर है, जो कि ट्रेडर है, उसके टर्नओवर में हमें सिर्फ एक चीज़ लेनी है, उसके टर्नओवर में हमें सिर्फ एक चीज़ लेनी है, टैक्सेबल सप्लाई। हम नील रेट नहीं लेंगे, हम एग्जेम्प्ट भी नहीं लेंगे, ठीक है, हम एग्जेम्प्ट भी नहीं लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 0.5 और 0.5 दोनों मिला के 1% ही टैक्स का रेट होगा, 1% ही टैक्स का रेट होगा। ये मैं आपको समझाना चाहता था। और नोटिफाइड रेट खत्म हो गया, नोटिफाइड रेट का कंसेप्ट ये था। कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप कर देना या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आ जाओ, अब हम बात करेंगे थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ कंपोजिशन लेवी या फिर इन करेंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। इस पर थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ कंपोजिशन लेवी इन करेंट फाइनेंशियल ईयर। देखो अब देखो यहाँ पर मैं किस पेन से लिखूँ, ब्लू से ही लिखता हूँ। चलो पहले एक ब्लैक से वो बना लूँ लाइन। आ जाओ, ऑप्शन अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन शैल लैप्स, इसको एस कैपिटल कर दिया मैंने, शैल लैप्स ऑफ कंपोजिशन लेवी विथ इफेक्ट फ्रॉम द डे his aggregate turnover in फाइनेंशियल ईयर, एफ क्यों लिख रहा हूँ मैं, exceeds limit specified
इन कंपोजिशन लेवी। ठीक है, इसका मतलब समझते हैं, इसका अब मतलब समझते हैं। सर ये क्या है, बता रहा हूँ क्या है, बहुत सिंपल है वैसे तो यार, कुछ इसमें समझने वाला ऐसा है नहीं, बट स्टिल जिसको डाउट हुआ, देखो थ्रेशोल्ड लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट हम क्या बात करें यहाँ पे, थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ कंपोजिशन लेवी इन करेंट फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पर हम क्या लिखा है, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, इसको पहले पढ़ो जल्दी से। ऑप्शन अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन, अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने ऑप्शन अवेल किया है कंपोजिशन स्कीम का, कंपोजिशन लेवी का, तो वो लैप्स हो जाएगा, वो लैप्स हो जाएगा विथ इफेक्ट फ्रॉम डेट, विथ इफेक्ट फ्रॉम डे his aggregate turnover in financial year exceeds limit specified in composition levy। मतलब ये बोलना चाह रहा है, ये पॉइंट ये बोलना चाह रहा है, अगर मान लो मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, मेरा पिछले फाइनेंशियल ईयर में, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर में मेरा एग्रीगेट टर्नओवर मान लो 1 करोड़ था, मैं एलिजिबल था कंपोजिशन स्कीम को लेने के लिए, ऑप्ट करने के लिए, मैंने ऑप्ट कर भी लिया, ऑप्शनल था पर मैंने ऑप्शन अवेल कर लिया। ओके गवर्नमेंट, मैं बहुत दुखी था, अब मुझे खुश करो, मुझे बहुत खुश करो, ठीक है, मैं गवर्नमेंट को कह रहा हूँ, गवर्नमेंट ने बोला ठीक है तुम्हें खुश करते हैं, तुम्हें कंपोजिशन स्कीम का ऑप्शन हम दे रहे हैं, अवेल करने का ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है, तो मैंने अवेल कर लिया, मैंने अवेल कर लिया। लेकिन क्या हुआ, लेकिन क्या हुआ, पहले मैं छोटा व्यापारी था, पहले मैं छोटा व्यापारी था, 1 करोड़ मेरी लिमिट थी। इस साल क्या हुआ, मेरी एग्रीगेट टर्नओवर, मेरी एग्रीगेट टर्नओवर पता है कितनी हो गई, 2 करोड़ हो गई। मेरी एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ हो गई, 1.5 करोड़ से ज़्यादा हो गई, चलो 2 करोड़ छोड़ो, 1.5 करोड़ से ज़्यादा हो गई। मतलब गवर्नमेंट की नज़र में मैं बड़ा व्यापारी हो गया, गवर्नमेंट की नज़र में मैं बड़ा व्यापारी हो गया। तो क्या गवर्नमेंट मुझे इस फाइनेंशियल ईयर में अभी भी कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने देगी? गवर्नमेंट कहती है नहीं। इस फाइनेंशियल ईयर में जिस फाइनेंशियल ईयर में तुमने कंपोजिशन स्कीम लेने को ऑप्ट किया है, अगर तुम्हारी एग्रीगेट टर्नओवर ज़रा सी भी ज़्यादा हो गई 1.5 करोड़ से, या फिर कंपोजिशन स्कीम की लिमिट से जो कि 75 लाख भी हो सकती है इन स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट, तो तुम तभी से कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट आउट कर जाओगे। तुम तभी से इनएलिजिबल बोलते हैं ना, तुम तभी से इनएलिजिबल हो जाओगे कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के लिए, मतलब तुम तभी से कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। बस ये बोलना चाह रही है गवर्नमेंट, ठीक है। दोबारा इसको पढ़ते हैं एक बार, वैसे मैंने सही से समझा दिया है बिल्कुल, बट स्टिल। ऑप्शन अवेल्ड by registered person shall lapse of composition levy with effect from date his aggregate turnover in financial year exceeds the limit specified in current financial year, exceeds the limit specified in composition levy current financial year बोल रहा हूँ, बताओ सुनो, दोबारा बोल रहा हूँ। अगर मैंने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट किया है और अगर मेरी एग्रीगेट टर्नओवर इस फाइनेंशियल ईयर में, जिस फाइनेंशियल ईयर में मैंने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट किया है, उसमें ही अगर मेरी एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर चली जाती है या फिर 75 लाख से ऊपर चली जाती है इन स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट, तो मैं तभी से इनएलिजिबल हो जाऊंगा कंपोजिशन लेवी ऑप्ट करने के लिए, और मैं नॉर्मल पर्सन बन जाऊंगा, नॉर्मल रेट से मुझे टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मेरे को सारे डिटेल्ड कंप्लाइंस मेंटेन करने पड़ेंगे, डिटेल्ड कंप्लाइंस रिकॉर्ड्स मुझे मेंटेन करने पड़ेंगे, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ, उसी दिन से, देखो उसी दिन से, विथ इफेक्ट फ्रॉम द डे वेयर माई एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड द लिमिट्स स्पेसिफाइड इन कंपोजिशन लेवी, उसी दिन से मैं ऑप्ट आउट कर जाऊंगा कंपोजिशन लेवी से, उसी दिन से मैं ऑप्ट आउट कर जाऊंगा कंपोजिशन लेवी से, ये मैं बताना चाह रहा था बस। चलो इसके बाद हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, आ जाओ नेक्स्ट पेज में, एक एग्जाम्पल लूंगा, कंसेप्ट क्वेश्चन। कंसेप्ट क्वेश्चन, ठीक है। इनवर्ट सप्लाई क्या है, यहाँ पर इनवर्ट सप्लाई होगा और यहाँ पर आउटवर्ड सप्लाई, ठीक है। इनवर्ट सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई, देखो इनवर्ट सप्लाई मतलब जो हम परचेज कर रहे हैं, ठीक है। इनवर्ट सप्लाई नील रेट, इनवर्ट सप्लाई में जो नील रेट का हमने परचेज किया है वो है 10 लाख का, फॉर एग्जांपल मान लो 10 लाख का माल है इनवर्ट सप्लाई में, ठीक है। एग्जाम सप्लाई जो हमने परचेज किया इनवर्ट सप्लाई में वो है 5 लाख का, ठीक है। और तुम मान लो टैक्सेबल सप्लाई वो है 15 लाख का, ठीक है। उसके बाद आउटवर्ड सप्लाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नील रेट, एग्जाम और टैक्सेबल सप्लाई, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ना, फिगर्स चेंज कर दूंगा, रुको। फिगर्स बताओ भाई, मान लो यहाँ 5 लाख है, अभी हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब समझ आएगा मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ 15 लाख मान लो यार,
एग्जाम सप्लाई, यहाँ पर 20 लाख मान लो टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, हाँ जी। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर क्या करना है, कंप्यूट टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी फॉर मैन्युफैक्चरर और एक ट्रेडर। सुनो, हमें यहाँ पर ना टैक्स कंप्यूट करना है अंडर कंपोजिशन लेवी, दो केसेस में, पहला मैन्युफैक्चरर के केस में, दूसरा ट्रेडर के केस में। मतलब अगर ये ट्रांजेक्शन्स मैन्युफैक्चरर की है उस तरीके से सॉल्व करना है पहले, और अगर ये ट्रांजेक्शन ट्रेडर ने की है फिर उस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमें करना है, यहाँ पर एलिजिबिलिटी ये है। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले पर्टिकुलर्स बनाएंगे, पर्टिकुलर्स, उसके बाद हम मैन्युफैक्चरर लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर लिख देता हूँ ट्रेडर। पर्टिकुलर्स में क्या कर रहा हूँ ये, हाँ सुनो, सबसे पहले आउटवर्ड सप्लाई। देखो हम टैक्स कैसे कंप्यूट करते हैं, आउटवर्ड सप्लाई माइनस इनवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई मतलब टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई माइनस टैक्स ऑन इनवर्ड सप्लाई, हम ये करते हैं ना। तो पहले आउटवर्ड सप्लाई लिखेंगे हम सारी, तो यहाँ पर आउटवर्ड सप्लाई लिखता हूँ मैं, राइट से कर रहा हूँ मैं। आउटवर्ड सप्लाई में आ जाता है पहले तो नील रेट सप्लाई, एग्जेम सप्लाई, दूसरा आ जाएगा टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, और देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि मैन्युफैक्चरर जो है, जो मैन्युफैक्चरर है उसके टर्नओवर इन स्टेट में क्या क्या आएगा टैक्स कंप्यूट करने के लिए, उसके टर्नओवर इन स्टेट में क्या क्या आएगा टैक्स कंप्यूट करने के लिए। तीन चीज़ें बोली थी ना, नील रेट सप्लाई, यहाँ पर नील रेट सप्लाई है, एग्जाम सप्लाई एंड एग्जाम सप्लाई भी है, तीसरी चीज़ क्या बोलती है, टैक्सेबल सप्लाई। तो यहाँ पर तीनों चीज़ें आएगी मैन्युफैक्चरर के केस में, लेकिन ट्रेडर के केस में ओनली टैक्सेबल सप्लाई, वहाँ नील रेट सप्लाई नहीं आएगा टैक्स कंप्यूट करने के लिए, और ना ही वहाँ पर दूसरी चीज़ क्या थी, एग्जाम सप्लाई भी नहीं आएगा। ठीक है, समझे। तो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ, सुनो क्या था यहाँ पर, इसकी वैल्यू नील रेट की इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर, नील रेट की ये थी ना आउटवर्ड सप्लाई, हाँ ये रहा 5 लाख, 5 लाख मैन्युफैक्चरर के केस में आएगा टैक्स कंप्यूट करने के लिए। मैंने 50 कर दिया ना इसको, एक मिनट रुको, ठीक है 5 लाख, यहाँ पर ट्रेडर के केस में नील, और यहाँ पर 15 लाख, और यहाँ पर नील, यहाँ पर 20 लाख, ठीक है। अब इसको टोटल अगर करें तो क्या आएगा यहाँ पे, टर्नओवर इन स्टेट, टर्नओवर इन स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी, अभी हम स्टेट बोल रहे हैं इसको, टर्नओवर इन स्टेट समझ लो अभी। ठीक है, इसको मैं ब्लैक से लिख दूँ, हाँ ठीक है, टर्न ओवर इन स्टेट, टोटल कितना हुआ ये, 5, 15, 20, 40, ठीक है 40, यहाँ ब्लैक सी कर दो इसको, 40 लाख। ठीक है, यहाँ पर कितना, 20 लाख। ठीक है, समझ आ रहा है ना आप सबको, ये बताओ समझ आ रहा है ना मैंने क्यों किया ऐसा, क्योंकि मैन्युफैक्चरर के केस में अगर हम टर्नओवर इन स्टेट कंप्यूट कर रहे हैं तो उसमें तीन चीज़ें इंक्लूड होती हैं, नील रेट, एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल। लेकिन जब हम ट्रेडर की बात करें वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ इंक्लूड होती है, टैक्सेबल। नील रेट इंक्लूड नहीं होती क्रॉस, और एग्जेम्प्ट भी इंक्लूड नहीं होती क्रॉस। ठीक है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। चलो तो अब यहाँ पर टर्नओवर इन स्टेट हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर CGST SGST कैलकुलेट करेंगे, इसको हम रेट से ही करेंगे, CGST, और यहाँ पर SGST। दोनों का रेट क्या था, दोनों का रेट था 1%, दोनों का रेट था 1%, तो 40 लाख का 1% कितना हुआ, 40,000। 40 लाख का 1% कितना हुआ, 2 जीरो हटा दो तो 40,000 आ गया, 1 लाख। ठीक है, ये एक मिनट,
1% नहीं ना, गलती कर रहा हूँ। हमें 1% तो टोटल लेना है, टोटल 1% लेना है। वैसे में कितना लेना है, वैसे में कितना लेना है, 0.5 तो 20,000 हो जाएगा। समझे ना, मैंने पहले गलती कर दी थी। मैंने 1% पूरा ले लिया, 1% पूरा ले लिया, लेकिन CGST का अलग है और SGST का अलग है, SGST का अलग है, या फिर UTGST, या फिर UTGST का अलग है। ठीक है, यहाँ पर 20 लाख का क्या लेंगे, वैसे 20,000 होना चाहिए 1%, 20,000 1% होना चाहिए, लेकिन 0.5 लेना है तो हम 10,000 लेंगे दोनों में। ठीक है, 10,000 10,000 और यहाँ पर भी 10,000। समझे? हाँ, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा ये। ठीक है, कि हम किस तरीके से टैक्स कंप्यूट करेंगे ऑफ कंपोजिशन डीलर, ऑफ कंपोजिशन डीलर, और टोटल टैक्स कितना आ जाएगा दोनों का, कितना है टोटल टैक्स, एक मिनट को, 40,000 और यहाँ पर कितना आया, 20,000। समझे ना मैंने क्या किया है? हाँ, चलो, ये एग्जाम्पल से आपको मैंने समझा दिया, ये एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया कि हम टैक्स कंप्यूट कैसे करेंगे ऑफ कंपोजिशन डीलर इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर और इन केस ऑफ ट्रेडर। बस आपको ये समझाने के लिए बताया था कि जो मैंने यहाँ पर लिखवाया है ना, ये देखो, जो मैंने यहाँ पर लिखवाया है, लेजर पेन मेरा हीरा, जो मैंने आपको यहाँ पर लिखवाया है कि टर्नओवर में यहाँ पर सिर्फ टैक्सेबल आएगा, लेकिन ऑन द अदर हैंड यहाँ पर टर्नओवर में टैक्सेबल, नील रेट और एग्जेम्प्ट आएगा। इसीलिए इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने एक बार आपको मैन्युफैक्चरर के केस में सॉल्व करके दिखा दिया पूरा, और एक बार आपको ट्रेडर के केस में सॉल्व करके दिखा दिया कि यहाँ पर तीनों चीज़ इंक्लूड होगी मैन्युफैक्चरर के केस में, लेकिन ट्रेडर के केस में सिर्फ एक चीज़ इंक्लूड होगी जो कि है टैक्सेबल सप्लाई। लेकिन यहाँ पर नील रेट भी इंक्लूड होगी, एग्जेम्प्ट भी इंक्लूड होगी और टैक्सेबल भी इंक्लूड होगी, तीनों चीज़ इंक्लूड होगी। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो मेरा कमेंट में आप डाउट लिख सकते हो, और साथ में नंबर भी है मेरा डिस्क्रिप्शन पे, यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप एज वेल, इट विल नॉट बॉदर मी एट ऑल। चलो, अब हम अगले कंसेप्ट की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट, ये कंसेप्ट का नंबर क्या था, हमने कंसेप्ट नंबर ही नहीं लिखा मुझे लगता है। एक मिनट, एक नोट बचा है, एक नोट बचा है, एक मिनट, मैंने कंसेप्ट नंबर लिखे हैं क्या, 4, कंसेप्ट नंबर 3, 4, फोर्थ कंसेप्ट, ये फोर्थ कंसेप्ट था। ठीक है, ओके, हाँ, अब फिफ्थ कंसेप्ट पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नोट है, वो नोट मैं आपको बताना चाहूँगा। चलो, एक लाइन बना देता हूँ यहाँ पर। ओ, अरे मैंने वो ऑन ही नहीं किया। हाँ, अब हो गया ना, एक नोट स्टार बना के, नोट क्या है भाई, नोट क्या है, देखो, बेनिफिट ऑफ फ्लैट रेट इज ओनली ऑन आउटवर्ड सप्लाई। समझाऊंगा इसको, ध्यान से सुनना पहले, ठीक है। बेनिफिट ऑफ फ्लैट रेट इज ओनली ऑन आउटवर्ड सप्लाई, ठीक है, पहले ये देखो। उसके बाद नॉट ऑन इनवर्ड सप्लाई, जिस पर टैक्स पेड होता है अंडर RCM। इसको मैं किसी और पेन से लिखता हूँ, रुको, अरे भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू, आ जाओ, इसको किसी और पेन से लिखूंगा मैं। यहाँ पर हम RCM की बात कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर ब्लैक पेन से लिखता हूँ ऑल्सो, ऑल्सो नो ITC, नो ITC even if tax is paid, या फिर टैक्स पेड लिखता हूँ बस, टैक्स पेड बाय कंपोजिशन डीलर, CD लिख रहा हूँ मैं, कंपोजिशन डीलर अंडर RCM। एक मिनट रुको, ये मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है। टैक्स पेड बाय CD अंडर RCM, CD मतलब कंपोजिशन डीलर, ठीक है। चलो, इसका मतलब समझाओ सर। हाँ, मतलब समझा रहा हूँ इसका आपको, रुको, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, इस बात को दिल में बिठाना आपने, इस बात को दिल में बिठाना। नहीं सर, हम तो दिमाग में बिठाएंगे, अभी जहाँ बिठाने बिठाओ यार।
हाँ सुनो, देखो बेनिफिट ऑफ फ्लैट रेट, बेनिफिट ऑफ फ्लैट रेट का क्या मतलब था? 1% जो हम टैक्स दे रहे हैं या फिर हम 5% जो टैक्स दे रहे हैं, CGST SGST दोनों मिला के, ठीक है, ये फ्लैट रेट का जो बेनिफिट है ना, ये आउटपुट सप्लाई पर ही मिलेगा, ये सिर्फ आउटपुट सप्लाई पर ही मिलेगा। लेकिन मान लो अगर मैं कंपोजिशन डीलर हूँ और मुझे टैक्स पे करना है अंडर RCM, मुझे टैक्स पे करना है अंडर RCM, क्या वहाँ पर भी गवर्नमेंट, मैं गवर्नमेंट से पूछ रहा हूँ, क्या गवर्नमेंट वहाँ पर भी आप मुझे फ्लैट रेट का बेनिफिट दोगे? क्या वहाँ पर मैं 1% पे टैक्स दे दूँ आपको? क्या वहाँ पर भी मैं आपको 1% पे टैक्स दे दूँ? गवर्नमेंट कहती है शाना समझ रहे हो अपने आप को? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं, अगर ऐसा नहीं होने देंगे हम। गवर्नमेंट कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है बेनिफिट ऑफ फ्लैट रेट आपको सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई पर मिलेगा, आपको सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई पर मिलेगा। मतलब मान लो आप CD हो, आप CD हो, कंपोजिशन डीलर हो, अगर आप आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो किसी पर्सन को, किसी रिटेलर को या किसी डायरेक्ट पर्सन को, उस केस में आपको आपको फ्लैट रेट का बेनिफिट मिलेगा, आपको फ्लैट रेट का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप इन्वर्ट सप्लाई कर रहे हो, अगर आप इन्वर्ट सप्लाई कर रहे हो, ये मान लो कोई एक्स पर्सन है, इससे आप इन्वर्ट सप्लाई कर रहे हो जिस पर आपको टैक्स RCM में पे करना है, जिस पर आपको टैक्स RCM में पे करना है, उस केस में आपको फ्लैट रेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। उस केस में आपको नॉर्मल रेट पर टैक्स पे करना है। अगर 18% टैक्स का रेट है तो इस पर आप हमें टैक्स पे करो अंडर RCM, इस पर आप हमें टैक्स पे करो अंडर RCM। अगर आपने 1% पे किया तो आप चाटा खाओगे, 1% पे किया तो चाटा खाओगे, इनकम टैक्स के नोटिस का आप चाटा खाओगे, ठीक है। इनकम टैक्स बोल रहा हूँ, इनकम टैक्स के बोल रहा हूँ मैं, उसको GST के मतलब इनडायरेक्ट टैक्स का इनकम टैक्स नहीं बोलते सर, आप पढ़ा इनडायरेक्ट टैक्स के नोटिस का चाटा खाओगे, इनडायरेक्ट टैक्स के नोटिस का। एक होता है CBDT और एक होता है एक मिनट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और एक होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, CBIDT, ठीक है। तो हम CBIDT के बात करेंगे, अभी CBDT की बात नहीं करेंगे। चलो आगे, ये हमने पढ़ लिया, आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ये समझ आ गया ना? नहीं समझ आया तो व्हाट्सएप कर सकते हो, कमेंट में बोल सकते हो। चलो एक बार दोबारा बताता हूँ। जो फ्लैट रेट का बेनिफिट है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, जो फ्लैट रेट का बेनिफिट है वो सिर्फ मिलेगा आउटवर्ड सप्लाई में। इनवर्ट सप्लाई मतलब RCM के केस में, अगर आपको टैक्स RCM में पे करना है, कंपोजिशन डीलर सुनो, अगर तुम्हें टैक्स RCM में पे करना है, अगर तुम्हें टैक्स RCM में पे करना है तो वहाँ पर तुम फ्लैट रेट में टैक्स नहीं पे करोगे। वहाँ पर तुम 1% या 5% के फ्लैट रेट पर तुम टैक्स पे नहीं करोगे। वहाँ पर तुम्हें 18% या फिर जो भी परसेंट एप्लीकेबल होगा RCM में, तुम्हें उसी पर टैक्स पे करना पड़ेगा, तुम्हें उसी पर टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये बताना चाह रही है गवर्नमेंट, ये बताना चाह रही है गवर्नमेंट। और दूसरी चीज़, कोई ITC भी नहीं मिलेगा तुम्हें, कोई ITC भी नहीं मिलेगा, कोई ITC भी नहीं मिलेगा। अगर तुम RCM में टैक्स पे कर रहे हो तो कंपोजिशन डीलर ये एक्सपेक्ट मत करना कि हम तुम्हें ITC देंगे, हम तुम्हें ITC देंगे। तुम्हें ITC तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम कंपोजिशन डीलर हो, जब तक तुम कंपोजिशन लेवी में ऑप्ट कर रहे हो, तब तक तुम्हें ITC मिलेगा ही नहीं। चाहे तुम हमें RCM में ही टैक्स क्यों ना पे कर रहे हो, चाहे तुम हमें RCM में ही टैक्स क्यों ना पे कर रहे हो, रिवर्स चार्ज में ही टैक्स क्यों ना पे कर रहे हो, तुम्हें ITC नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा सर? ITC। चलो आगे बढ़ते हैं। 10-2, यह है कंसेप्ट नंबर 5, यह है कंसेप्ट नंबर 5। हमने कंसेप्ट नंबर 4 पूरा खत्म कर दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आ रहे हैं हम कंसेप्ट नंबर 5 पर। ये कंसेप्ट भी बहुत छोटा है और बहुत ईजी है, ये कंसेप्ट भी बहुत छोटा है और बहुत ईजी है। कंसेप्ट नंबर 5, 10-2, 10 सबसेक्शन 2, उसके बाद कंडीशंस। पहले हमने एलिजिबिलिटी की बात करी, नोटिफाइड रेट की बात करी कंपोजिशन लेवी में, ठीक है। और हमने बात करी कि कब आप ऑप्ट आउट कर जाओगे, जब आपका एग्रीगेट टर्नओवर बाहर ज़्यादा हो जाएगा 1.5 करोड़ से। उसी फाइनेंशियल ईयर में, जिस फाइनेंशियल ईयर में आप कंपोजिशन लेवी ऑप्ट कर रहे हो, उस टाइम से ही आप ऑप्ट आउट कर जाओगे। हमने ये पढ़ा, अभी 3 चीज़ें पढ़ी। अब हम पढ़ रहे हैं कंडीशंस क्या है भाई, कंडीशंस क्या है ऑफ या फिर फॉर कंपोजिशन स्कीम। अब हम बात कर रहे हैं कंडीशंस ऑफ कंपोजिशन स्कीम्स, कंडीशंस ऑफ कंपोजिशन स्कीम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ी हम कंडीशंस की बात करेंगे, जो कि 6 कंडीशंस हैं इन टोटलिटी 6 कंडीशंस आर देयर, 6 कंडीशंस आर देयर। सर आधी इंग्लिश बोल रहे हो, आधी हिंदी बोल रहे हो सर? हाँ एक मिनट रुको। उसके बाद यहाँ पर पहली कंडीशन, पॉइंट नंबर ए, अरे मैं तो ये भूल ही गया, कोई बात नहीं, याद आ गया, रुको। पॉइंट नंबर ए, दैट इज सेव एज प्रोवाइडेड, सेव एज प्रोवाइडेड in 10 subsection 1, he shall not be engaged in supply of service,
इन सप्लाई ऑफ सर्विस। इसका मतलब समझा रहा हूँ, वैसे तो समझ आ गया होगा। रुको, देखो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पर क्या कहना चाह रही है ये कंडीशन क्या कहना चाह रही है कि ये कंडीशन सेव एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1, मतलब इसका क्या मतलब है सर, सेव एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1, मतलब देखो हमने जब कंपोजिशन स्कीम की एलिजिबिलिटी की बात करी और नोटिफाइड रेट की बात करी, वहाँ पर तीन चीज़ें थी, एक मैन्युफैक्चरर था, एक रेस्टोरेंट केटरिंग सर्विस थी, ध्यान से सुनो, एक रेस्टोरेंट केटरिंग सर्विस थी। सर ये क्या बोल रहे हो आप, सर्विस थी, मतलब यहाँ पर तो कह रहे हैं हम कि सर्विस, अगर सप्लायर सर्विस कर रहा है कंपोजिशन डीलर, उसको कंपोजिशन स्कीम हम ऑप्ट करने देंगे ही नहीं, उसको कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने देंगे ही नहीं। लेकिन आप कह रहे हो रेस्टोरेंट केटरिंग तो सर्विस है, अगर वो सर्विस है तो उसमें कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कैसे करी। देखो गवर्नमेंट ने बोला है, जब हम 10(1) पढ़ते हैं ना, तो उसमें गवर्नमेंट ने बोला है हम तीन चीज़ें इंक्लूड करेंगे। गवर्नमेंट ने बोला कुछ नहीं कर सकते, उसमें गवर्नमेंट ने बोला हम तीन चीज़ें इंक्लूड करेंगे। एक तो हम इंक्लूड करेंगे मैन्युफैक्चरर का केस, एक हम इंक्लूड करेंगे ट्रेडर का केस, और एक हम सर्विस भी इंक्लूड करेंगे, रेस्टोरेंट केटरिंग सर्विस या फिर मेस की सर्विस। इस पर भी हम कंपोजिशन स्कीम लगाएंगे अंडर 10 सबसेक्शन 1, चाहे सर्विस ही क्यों ना हो, समझ आई मेरी बात, ठीक है, चाहे ये सर्विस ही क्यों ना हो, रेस्टोरेंट केटरिंग सर्विस ही क्यों ना हो, हम इस पर भी आपको कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट देंगे अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज अप टू 1.5 करोड़, ठीक है, या फिर इन स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स 75 लाख। 3 AM एटसन, जो हमने पढ़ा 3M एटसन, 3M AM नहीं था, 3M एटसन, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है सेव एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1। अब सुनना, मतलब सबसेक्शन 1 में ये भी तो बोला था ना, रेस्टोरेंट केटरिंग सर्विस, मतलब रेस्टोरेंट केटरिंग सर्विस को आप साइड में कर दो, रेस्टोरेंट केटरिंग सर्विस को साइड में कर दो। रेस्टोरेंट केटरिंग या फिर मेस सर्विस के अलावा कोई भी सर्विस अगर कंपोजिशन डीलर, कोई भी सर्विस अगर रेस्टोरेंट केटरिंग सर्विस के अलावा कोई भी कंपोजिशन डीलर दे रहा है तो वो एलिजिबल नहीं है फॉर ऑप्टिंग कंपोजिशन स्कीम, वो एलिजिबल नहीं है फॉर ऑप्टिंग कंपोजिशन स्कीम, ये बोलना चाह रहे हैं हम, ठीक है। अब इसको दोबारा पढ़ो, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है इसको। सेव एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1 यानी कि रेस्टोरेंट केटरिंग सर्विस के अलावा, रेस्टोरेंट केटरिंग या फिर मेस सर्विस, RCM हो गया ये, रेस्टोरेंट या फिर केटरिंग या फिर मेस, अब ठीक है, रेस्टोरेंट केटरिंग मेस सर्विस के अलावा अगर वो कोई और सर्विस दे रहा है तो वो एलिजिबल नहीं है फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर 10 सबसेक्शन 1, ठीक है। मतलब वो सप्लाई ऑफ गुड्स करना चाहिए कंपोजिशन डीलर, अदर देन रेस्टोरेंट केटरिंग या फिर मेस सर्विस, अगर इसके अलावा कोई वो सर्विस दे रहा है तो वो एलिजिबल नहीं है टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर 10 सबसेक्शन 1, ठीक है, समझ आ गया आपको। इसके बाद पॉइंट नंबर बी, आ जाओ पॉइंट बी में। पॉइंट बी क्या कहता है, सुनो, ही शैल नॉट इंगेज, मेरी वीडियो बंद होने वाली है, ठीक है, आपको पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ, मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सर्विस नॉट लाइवेबल टू टैक्स, ठीक है। बंद हो गई मेरी वीडियो, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो मुझे। हाँ तो ये भी समझाऊंगा आपको, डोंट वरी। अबे एक मिनट, ये रहा। हाँ तो अब ये समझो, यार ये ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको छोटा करो, 1 2 3 4, बढ़िया। तो अब सुनो यहीं तक आपको पढ़ाऊंगा, कोई बात नहीं, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा वीडियो को इसको। इसके बाद आगे की कंडीशन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या कहना चाहता हूँ, देखो पहली इसमें 6 कंडीशन है इन टोटल, इसमें कितनी कंडीशन है, इसमें इन टोटल 6 कंडीशन है। हम इस क्लास में कंडीशन नंबर 1 पढ़ रहे हैं, कंडीशन नंबर 2 पढ़ रहे हैं, 3 4 5 और 6 नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम, ठीक है, 3 4 5 6 नेक्स्ट में पढ़ेंगे। 2 पढ़ो, पहले 2 समझो मेरे साथ। सेकंड कंडीशन क्या है, पहले हमने पढ़ ली कि सेव एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1, मतलब रेस्टोरेंट केटरिंग सर्विस के अलावा, रेस्टोरेंट केटरिंग या फिर मेस सर्विस के अलावा अगर वो कोई सर्विस दे रहा है कंपोजिशन डीलर, तो वो एलिजिबल नहीं है टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर 10 सबसेक्शन 1, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है, ही शैल नॉट बी इंगेज्ड in making supply of goods or service, he shall not be engaged in making supply of goods or service which are not liable to tax, कुछ याद आया, चलो इसको मैं अगली क्लास में आपको समझाऊंगा इन डिटेल, ठीक है। अभी बस ये समझो कि ही शैल नॉट बी इंगेज इन मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस विच आर नॉट लाइबल टू टैक्स, मतलब वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं होनी चाहिए,
एक मिनट NST क्यों लिख रहा हूँ, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, NTS, वो NTS नहीं होनी चाहिए, नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई में डील कर रहा है, अगर वो ऐसे गुड्स बेच रहा है, अगर वो ऐसे गुड्स बेच रहा है, अगर वो ऐसे गुड्स बेच रहा है, बेचो, अगर वो ऐसे, अरे हिंदी बहुत बेकार है मेरी लिखने में, अगर वो ऐसे गुड्स बेच रहा है जिस पर टैक्स नहीं लगता, जो कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, तो वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के लायक नहीं है, वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है, वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड कंडीशन क्या करिए, एक बार दोबारा लास्ट टाइम बोल रहा हूँ आपको मैं। सेकंड कंडीशन ये बोल रही है कि ही शैल नॉट बी इंगेज्ड इन मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस विच आर नॉट लेवेबल टू टैक्स, विच आर नॉट लेवेबल टू टैक्स, मतलब वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं होने चाहिए। जिन गुड्स को वो बेच रहा है या जिन सर्विस को वो बेच रहा है, सर्विस में देखो मतलब रेस्टोरेंट केटरिंग सर्विस, रेस्टोरेंट केटरिंग या फिर मेस सर्विस, ठीक है। अगर वो रेस्टोरेंट केटरिंग मेस सर्विस या फिर कोई गुड्स ऐसे बेच रहा है जो कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, जो कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, जिन पर जीएसटी नहीं लगता, जिन पर जीएसटी नहीं लगता या फिर जिन पर टैक्स नहीं लगता, तो यार उस केस में कंपोजिशन स्कीम एलिजिबल करने के, कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के लिए वो एलिजिबल नहीं है, वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है, ही इज नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम इन दैट केस। ये सेकंड कंडीशन थी, ये सेकंड कंडीशन थी। पहली कंडीशन क्या थी, सेव एज प्रोवाइडेड, सेव एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1 ही शैल नॉट बी इंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ सर्विस, पहली कंडीशन ये थी। दूसरी कंडीशन क्या थी, ही शैल नॉट बी इंगेज्ड इन मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, और बोथ, ही शैल नॉट बी इंगेज्ड इन मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ विच आर नॉट लेवेबल टू टैक्स और विच आर नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है। ये दूसरी कंडीशन थी। पहली दूसरी कंडीशन हमने समझ ली, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ कंडीशंस हम पढ़ेंगे अगली क्लास पे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टिल द एंड, और आशा करता हूँ आप सब ठीक हो। बहुत टाइम से मैंने वीडियो बनाई नहीं, बहुत टाइम से नहीं बनाई मैंने, ऑलमोस्ट मैंने आज चेक किया था 10 दिन मेरे को हो गए वीडियो ना बनाए हुए थे। तो बीच में एक मेरा प्रेजेंटेशन का कंपटीशन भी था जिसमें मैं फर्स्ट पोजीशन आया था, फर्स्ट पोजीशन मैंने सिक्योर की थी। ICI का NIRC का इवेंट था, NIRC का इवेंट था यहाँ पर विश्वास नगर में, दिल्ली। तो दिल्ली ब्रांच में मेरा जो है, मैंने फर्स्ट पोजीशन उसमें मुझे मिली थी। तो अब मैं जाऊँगा, पहले ये ब्रांच लेवल था, ये ब्रांच लेवल था, यहाँ पर दिल्ली में हो रहा था ये। अब जाऊँगा, अब ICI में पता है क्या होता है, मान लो ये हमारा इंडिया है मान लो, ठीक है। इंडिया को इन्होंने क्या किया है, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये नॉर्थ है, ये है सेंट्रल मान लो, ये है वेस्ट मान लो, ये ईस्ट मान लो और ये साउथ मान लो, एग्जाम्पल, ठीक है। मैं नॉर्थ वाले रीजन में आता हूँ, नॉर्थ वाले रीजन में एक ब्रांच है दिल्ली, ठीक है। यहाँ से 2 बंदे शॉर्ट लिस्ट हुए, मैं और एक और बंदा शॉर्ट लिस्ट हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे और बंदे शॉर्ट लिस्ट होंगे, फिर नॉर्थ वालों के बीच में आपस में प्रेजेंटेशन कॉम्पिटिशन होगा, ठीक है। मतलब मैं दिल्ली में जीत गया हूँ, मतलब दिल्ली वाले ब्रांच में। तो अब नॉर्थ वाले ब्रांच में जितने बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए उन सबका आपस में प्रेजेंटेशन कंपटीशन होगा रीजनल लेवल में, और यहाँ पर जो 3 बंदे शॉर्टलिस्ट होंगे वो जाएंगे ऑल ओवर नेशनल लेवल में कॉम्पीट करने के लिए। तो मैं रीजनल लेवल में शॉर्टलिस्ट हूँ, तो इस चक्कर में बिजी चल रहा था मैं थोड़ा। उसके बाद कुछ आर्टिकलशिप के चक्कर में मैं नहीं बना पा रहा हूँ यार, अभी थोड़ा ढूंढ रहा हूँ, दिक्कत हो रही है ढूंढने में। मुझे प्रेफर्ड कंपनी जो मुझे चाहिए, मैं उसी में जाना चाहता हूँ, और इसीलिए मैं थोड़ा टाइम लगा के कंपनी खोज रहा हूँ, और सिलेक्टिव जगह ही इंटरव्यू देने जा रहा हूँ जहाँ मुझे जाने का एक्चुअल में मन है, जिस कंपनी में, ठीक है। तो इस चक्कर में मेरी वीडियोस थोड़ी कम आ रही है, लेकिन कल मैं वीडियो बनाऊंगा पक्का, कल भी बनाऊंगा। आई ट्राई माई बेस्ट। आज मैंने बनाई है वीडियो, और कल भी मैं वीडियो बनाऊंगा पक्का। ये RR क्यों लिख रहा हूँ मैं, R से रिवीजन, हाँ रिवीजन करते रहो यार, चलो ओके, ऑल द बेस्ट।